दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। ये 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए, खासकर बिहार पीसीएल और एसएससी जेई, आरआरबी जेई के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आराम से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सदाबहार क्वेश्चन है जो ये 25 क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से परिपथ का सक्रिय अवयव कौन सा है? सक्रिय अवयव मतलब एक्टिव कंपोनेंट। धारा स्रोत, प्रतिरोध, प्रेरक, धारिता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा स्रोत। इसको बोलते हैं करंट सोर्स। यहाँ पे ये जो हम बात करते हैं आरएलसी का, ध्यान दीजिएगा, आरएलसी जो है वो पैसिव कंपोनेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट? पैसिव। क्लियर है? जो निष्क्रिय तत्व होते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ के लिए एक निष्क्रिय तत्व है? विद्युत धारा सोर्स, वोल्टेज स्रोत, प्रतिरोध, बैटरी। तो अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बात किया, आरएलसी जो है वो है आपका निष्क्रिय तत्व। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो आपका निष्क्रिय तत्व में आएगा, जबकि विद्युत धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत और बैटरी स्रोत ये सब आपके एक्टिव कंपोनेंट हैं। क्लियर? एक्टिव कंपोनेंट वे कंपोनेंट होते हैं जो स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। जो स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होते हैं वो एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संधारित्र में संचित आवेश का मान मिली कूलाम में निर्धारित करें, जबकि संधारित्र का मान 0.01 मिली फैरेड और संधारित्र के अंतों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर होता है CV। क्या होता है Q बराबर? CV। तो C का मान है 0.01, जबकि हमें मिली कूलाम में ज्ञात करना है तो ये हमको रहने देंगे ऐसे, गुणे 20 मिली कूलाम। तो इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 0.2 मिली कूलाम। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 0.2 मिली कूलाम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अनुनादी आवृत्ति पर सीरीज आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा होता है। अनुनादी आवृत्ति यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सीरीज आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा होता है। प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस इक्वल जेड। विशुद्ध रूप से प्रतिरोध, विशुद्ध रूप से प्रेरक, विशुद्ध रूप से संधारित्र, शून्य। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि हम जानते हैं अनुनादी आवृत्ति या अनुनादी फ्रीक्वेंसी, अनुनादी के केस में, अनुनादी यानी कि रेजोनेंस के केस में होता है एक्सएल बराबर एक्ससी। क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्ससी। इसलिए होता है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंस करेंगे, एक्सएल डिफरेंस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हो जाएगा जेड बराबर आर। क्लियर? तो इसीलिए कहा गया है आरएलसी परिपथ की जो प्रतिबाधा होता है विशुद्ध रूप से प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई भार ना यानी कि नो लोड होने की स्थिति में एक संचरण लाइन में धारा किसके कारण होती है? अब नो लोड की स्थिति में जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें धारा किसके कारण होती है? पृथ्वी से वापस प्रवाह के कारण, लाइन की धारिता के कारण, कोरोना प्रभाव के कारण, प्रचक्रण संचय के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लाइन की धारिता के कारण। जो बिना लोड के संचरण लाइन में धारा फ्लो होती है वो धारिता के कारण होती है। क्लियर? यानी कि कैपेसिटेंस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फीडर परिपथ में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने हेतु
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फीडर परिपथ में स्थिर वोल्टता प्रदान करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इंडक्शन रेगुलेटर, बूस्टर, टेप चेंजर, फेज एडवांसर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इंडक्शन रेगुलेटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से असममित दोष अनसिमेट्रिकल फॉल्ट सबसे अधिक किसमें होता है? एल फॉल्ट, एलजी फॉल्ट, एलजी फॉल्ट, एलजी फॉल्ट। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये जो चौथा नंबर है ये आपका सममित दोष है। क्या है? सममित दोष, यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट। क्लियर। अब यहाँ पे जो सही है वो आपका एलजी फॉल्ट है। एलजी यानी कि लाइन टू ग्राउंड, ये सबसे ज़्यादा होता है। परसेंटेज में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये 85% लगभग होता है। ये एलजी फॉल्ट जो होता है वो 85% लगभग होता है। यही पूछ रहा है असममित दोष सबसे अधिक किसमें होता है? एलजी फॉल्ट में। और ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों हैं असममित दोष। क्या है? असममित दोष। जबकि चौथा ऑप्शन क्या है? सममित दोष। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक जनरेटिंग स्टेशन 500 मेगावाट भार से संयोजित है तथा अधिकतम मांग 250 मेगावाट है। यह इकाई 10,000 प्रति सप्ताह जनरेट करती है। इकाई मतलब यूनिट। मांग गुणांक की गणना कीजिए। एज ए डिमांड फैक्टर पूछ रहा है। क्या? डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर बराबर होता है फार्मूला मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड। क्या? बटा कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड कितना है? अधिकतम मांग 250 मेगावाट बटा कनेक्टेड लोड है 500 मेगावाट। तो काटेंगे, ये आ जाएगा 0.5। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इकोनोमाइजर का उपयोग किसे गर्म करने के लिए किया जाता है? फ्लू गैस, फीड वाटर, हवा, इनमें से सभी। तो ये यूज किया जाता है फीड वाटर को गर्म करने के लिए इकोनोमाइजर का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वोल्ट मापी की सुग्राह्यता को व्यक्त किया जाता है वोल्ट प्रति ओम में, ओम वोल्ट में, 1 वोल्ट ओम में, ओम प्रति वोल्ट में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसको व्यक्त किया जाता है ओम प्रति वोल्ट में। क्लियर। ओम प्रति वोल्ट में सुग्राह्यता यानी कि सेंसिटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आर्क वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए किस जनरेटर का यूज किया जाता है? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर, विभेदी यौगिक जनरेटर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। शंट जनरेटर का हम यूज करते हैं बैटरी चार्जर के लिए। किसके लिए? बैटरी चार्जर के लिए शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। सीरीज जनरेटर का यूज किया जाता है बूस्टर के रूप में। किसके रूप में? बूस्टर के रूप में। क्लियर। और यहाँ विभेदी यौगिक यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रकार के सेलों को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? वोल्टेज रेटिंग घटाने के लिए, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, विद्युत धारा रेटिंग घटाने के लिए, विद्युत धारा रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। विद्युत धारा रेटिंग बढ़ाने के लिए सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब हमें वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना होता है तो सेलों को हम सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? सीरीज में। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पुनर्योजी अवरोधन यानी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान क्या होता है? डीसी मशीन एक जनरेटर के रूप में कार्य करती है। डीसी मशीन एक मोटर के रूप में कार्य करती है। डीसी मशीन का बैक ईएमएफ
आरोपित वोल्टता से कम होता है। डीसी मशीन का बैक ईएमएफ आरोपित वोल्टता के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। डीसी मशीन एक जनरेटर के रूप में काम करती है। हम बात करें, जब हम किसी पहाड़ों पे ट्रेन को चढ़ाते हैं या ट्रेन चढ़ रहा होता है तो ये मोटर के तौर पे, ये मोटर लगा तो मोटर के तौर पे काम करता है। लेकिन जब इसी पहाड़ों से ट्रेन उतर रहा होता है तो उस समय वही मोटर आपका जनरेटर बन जाता है। इसी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्लियर होता है। क्लियर। तो पहाड़ों पे जब कोई ट्रेन चढ़ रहा होता है तो मोटर के माध्यम से चढ़ता है, लेकिन जब पहाड़ों से उतरता है ट्रेन तो वह जनरेटर की तरह व्यवहार करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लंबी दूरी वाली रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे में लाइटनिंग के लिए पावर कैसे प्रदान की जाती है? लाइटिंग के लिए पावर कैसे प्रदान की जाती है? ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से, बोगी के अलग जनरेटर तथा बैटरियों से, रेलों से, लोकोमोटिव से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बोगी के अलग जनरेटर तथा बैटरियों से वह लाइटिंग के लिए पावर प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चयन, अतिक्रमण, पायन, डोपिंग। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। डोपिंग किया जाता है, लेकिन जो डोपिंग होती है ये ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा होती है। किस प्रक्रिया द्वारा? ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा अर्धचालक में डोपिंग की जाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि तापमान में वृद्धि होती है तो शुद्ध धातु के प्रतिरोध का क्या होता है? यदि तापमान में वृद्धि होती है तो शुद्ध धातु की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध धातु के प्रतिरोध का क्या होता है? कम हो जाता है, पहले बढ़ता है फिर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये शुद्ध धातु जो है आपका ये आता है पीटीसी में। किस में आता है? पीटीसी में। पीटीसी में जब तापमान हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान जो है वो बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस का मान जो है बढ़ जाता है। क्लियर। पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत प्लग बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? पोर्सिलेन, बैकेलाइट, रबड़, चीनी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बैकेलाइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए हमारा कोई आर्मेचर है और ये कोई शंट फील्ड है। क्लियर। तो आर्मेचर का जो प्रतिरोध है मैक्सिमम होगा वो 1 ओम होगा। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। जो आर्मेचर का प्रतिरोध होगा मैक्सिमम 1 ओम होगा, और शंट प्रतिरोध का जो मान होता है ये लगभग 100 ओम के आसपास होता है या इससे अधिक होता है। 100 ओम या इससे अधिक होता है। तो शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध, तो पहले क्या पूछ रहा है? शंट प्रतिरोध उच्च होता है, आर्मेचर प्रतिरोध निम्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की गति से चल रहा है। यदि फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो नई गति आरपीएम में क्या होगी? हम जानते हैं कि n समानुपाते 1/5 होता है। n समानुपाते 1/5 होता है। मतलब अगर हम फ्लक्स को घटाएं तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। आधा घटा रहे हैं तो स्पीड 2 गुना बढ़ेगा। क्लियर। तो पहले स्पीड था 1000, अब आधा घटा दिए तो 2 गुना बढ़ के 2000 आरपीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस फार्मूले से लगेगा, ध्यान दीजिएगा। n1/n2 बराबर ∅2/∅1। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक 230 वोल्ट की डीसी मोटर द्वारा खींची गई धारा जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है और बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है।
अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है मोटर के लिए, EB बराबर V माइनस IARA। यहाँ से हमें IA फार्मूला निकालने के लिए IA बराबर निकालेंगे V माइनस EB अपान RA। अब इसी पे रखते हैं, V का मान है 230 माइनस 200 बटा 0.5, ये आ जाएगा 30 बटा 0.5। इसको हल काटेंगे तो आ जाएगा 60 एम्पियर। क्या आ जाएगा? IA बराबर 60 एम्पियर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये मोटर का है। अगर यहीं पे हम इसको V प्लस IARA कर देते तो ये हो जाता जनरेटर का। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अगर एक DC शंट मोटर के लिए आपूर्ति वोल्टेज टर्मिनल उलट दिया जाए तो क्या होगा? या तुरंत बंद हो जाएगा, या उसी दिशा में चलेगा, या जनरेटर के रूप में कार्य करेगा, या विपरीत दिशा में चलेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, या उसी दिशा में चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यह उसी दिशा में चलेगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक और बात जानेंगे हम कि किस कारणवश या किस रीजन के कारण यह मोटर उल्टा चलने लगेगा, या किस में बदलाव करेंगे तो यह मोटर की जो घूर्णन दिशा है यह उलट जाएगा। तो ये ऑप्शन है आर्मेचर में बहने वाली धारा। किसमें? आर्मेचर में बहने वाली धारा या फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा, दोनों में से किसी एक में बहने वाली धारा को चेंज करेंगे तो ये इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 6 ध्रुव डीसी मशीन में 90 डिग्री यांत्रिक डिग्रियां कितनी विद्युत डिग्री के अनुरूप होती हैं? एक फार्मूला हम जानते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है P/2 इंटू थीटा एम। तो P का मान है 6/2 और थीटा एम का मान दिया है कितना? 90 डिग्री। तो 2 तियाँ 6, 3 9 27, यानी कि 270। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। समानांतर में कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर लोड शेयरिंग करेंगे, जो कि रेटिंग पर निर्भर करता है, क्षरण प्रतिघात पर निर्भर करता है, दक्षता पर निर्भर करता है, प्रतिशत प्रतिबाधा पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये कह रहा है कि जब 2 ट्रांसफार्मर समानांतर में कार्य कर रहे हों, 2 ट्रांसफार्मर समानांतर में कार्य कर रहे हों, तो जो लोड का शेयरिंग होगा वो किसके आधार पे होगा? वो प्रतिशत प्रतिबाधा पर निर्भर करता है, इसी के आधार पर होगा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि दो ट्रांसफार्मर को समानांतर में चलाने के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए है आपका फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, RYV। दूसरा, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तीसरा, आउटपुट वोल्टेज समान होना चाहिए। चौथा, प्रतिशत इम्पीडेंस प्रतिबाधा सेम होना चाहिए। 4 कंडीशन है, तब हम ट्रांसफार्मर को समानांतर में चला सकते हैं। लेकिन जो लोड शेयरिंग की बात कर रहे हैं वो आपका प्रतिशत प्रतिबाधा पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्कॉट कनेक्शन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? 1 फेज से 3 फेज में परिवर्तन, 3 फेज से 1 फेज में परिवर्तन, 3 फेज से 2 फेज में परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 फेज से 2 फेज परिवर्तन के लिए स्कॉट कनेक्शन का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और द्वितीयक टर्न अनुपात है। प्राथमिक और द्वितीयक टर्न अनुपात आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में, तो ये सही है 1:1। ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर? 1:1 होता है। तो इस तरीके से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।